आपके पास तो अपनी कार बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है। आप अपने पड़ोसी मुल्क की एग्जांपल दे लें, वहां पे टाटा की कार्स बन रही हैं और बिल्कुल लो प्राइस पे, चीप प्राइस पे लोगों को मिल रही हैं। अभी आप देखें कि फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, तो उसमें जितने भी स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल हैं। वहां पे कोई प्राइवेट सेक्टर का निज़ाम ही नहीं है, वहां पे है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और बच्चे वहां पे जाते हैं और पढ़ते हैं। हमेशा जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, फिर उनको ग्रैब किया। और फॉरेन में एक बात समझाई जाती है, उनको बताई जाती है कि अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट करनी पड़ती हैं, ना कि ग्रैब। हमारे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो हमें इदारे अच्छे नहीं मिले। अगर हमारे इदारे अच्छे होते तो हमारे लोगों की ग्रूमिंग उस हिसाब से होती, वो उनकी अपब्रिंगिंग उस हिसाब से होती कि उनमें स्किल्स होती कि वो लीडर बन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईशान जावेद। जिशान साहब क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ और मैं बेसिकली इनकम टैक्स का काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफू रिएक्शंस। व्यूअर्स, ये सदी नौजवानों की सदी कही जाती है। पूरी दुनिया के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे नौजवान हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाएं तो जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं दुनिया के अंदर वो सारे के सारे नौजवान लोग हैं। मार्क जकरबर्ग को ले लें, आप टेस्ला के ऑनर एलन मस्क को ले लें, या जितनी भी दूसरी इंडस्ट्री है, गूगल के अंदर जो है वो पिचाई साहब को ले लें। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं दुनिया के अंदर, इनमें सब इंडस्ट्रीज के अंदर नौजवान बहुत ही ज्यादा कामयाब नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का नौजवान हमें दुनिया की किसी इंडस्ट्री में भी नजर नहीं आता। क्या हमारे तालीमी इदारे इसका रिजल्ट प्रोड्यूस करने में नाकाम है, या हमारा काम तालीमी निज़ाम इसका जिम्मेदार है? आइए जानते हैं पाकिस्तान के नौजवान से और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी, जैसे आपने खुद ही इसको क्लियर कर दिया कि जितने भी आपने नाम लिए हैं वो सब फॉरेनर्स हैं। और फॉरेन में एक बात समझाई जाती है, उनको बताई जाती है कि अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट करनी पड़ती हैं, ना कि ग्रैब। ग्रैब करने वाला जो मामला होता है वो वंस इन अ ब्लू मून होता है, कि वो शाज़ो नाज़र, ये सेल्डमली, कभी कभार आप देखेंगे कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो बड़े लेवल पे पहुंच गया। हमेशा जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, फिर उनको ग्रैब किया। हमारे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो हमें इदारे अच्छे नहीं मिले। अगर हमारे इदारे अच्छे होते तो हमारे लोगों की ग्रूमिंग उस हिसाब से होती, वो उनकी अपब्रिंगिंग उस हिसाब से होती कि उनमें स्किल्स होती कि वो लीडर बनते। इदारों का जो निसाब है, क्या वो तो मेन वजह नहीं है बच्चों के पीछे रह जाने में? सर, एक जगह पे बोला जाता है बिलिंगुअलिज्म, यानी दो जबानों के मिक्सचर को ना बिलिंगुअलिज्म बोला जाता है, कि वो आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है। ना आप एक जबान समझ सकते हो ना दूसरी जबान समझ सकते हो। तो हमारी कंट्री में क्या है कि हम निसाब कानून लेते हैं यूके से, ठीक है, हम अपना पार्लिमानी निज़ाम चलाते हैं यूएसए का, ठीक है, और हम बनना चाहते हैं जकरबर्ग, ठीक है, हम अर्निंग करना चाहते हैं डॉलर्स में। हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है हमारी। हमारे अदारे क्या हैं? अभी आप देखें कि फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, तो उसमें जितने भी स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल हैं। वहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर का निज़ाम ही नहीं है, वहाँ पे है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और बच्चे वहाँ पे जाते हैं और पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप अब अगर किसी को बोलेंगे गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे दाखिल करवा दें, उनका ट्रस्ट ही नहीं है, वहाँ पे डेवलप नहीं होता कि जनाब वहाँ पे तो पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे तो टीचर्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं इतने ज़्यादा, या अगर पढ़े लिखे भी हैं तो बच्चों पे टाइम नहीं देते। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली एजुकेशन का, वो ही अप टू मार्क नहीं है। अगर हमारा ये अप टू मार्क नहीं होगा स्ट्रक्चर, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, हम पीछे ही रहेंगे। अभी अफगानिस्तान हमारे बाद अभी अभी अब इतनी बड़ी जंग से निकल के आया है, तो लेकिन अभी उनका जो एक जो भी उनकी करेंसी है वो हमारी 4 गुना हमारी करेंसी से ज़्यादा पावरफुल है। तो वो देख लें, जंग की हालत में भी उन्होंने अपने आप को ठीक रखा है, और हम जो है वो पीछे से पीछे तक जा रहे हैं। इदारों के निसाब का मसला है, तालीमी एजुकेशन सिस्टम का मसला है, या तालीमी इदारों का मसला है? तलीमी इदारों का भी मसला है और हमारे निसाब का भी मसला है। बेसिकली निसाब हम लोग, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि निसाब हमारे प्राइवेट स्कूल्स का कुछ और होता है। वहीं के लोग पढ़े लिखे जो हैं वो ईसीसीए भी करते हैं, वो वही कंपटीशन का एग्जाम भी पास करते हैं। गवर्नमेंट वाला तो शाज़ो नाज़री, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कोई एक बच्चा होगा जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा या बहुत ज्यादा अपनी ब्रेन शार्पनेस की वजह से आगे निकल गया होगा,
स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे निसाब नहीं है। इंटरनेशनल सिनेरियो पे तो हमें ये वाले जो प्राइवेट स्कूलों के इदारों के बच्चे हैं जी ये भी कहीं नजर नहीं आते, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर जो है, इंटरनेशनल सीट्स के ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पाकिस्तान का नौजवान कैसे पहुंच सकता है? सर, पाकिस्तान का नौजवान जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो वो पाकिस्तान का नौजवान जो है वो मूव कर जाता है फॉरेन कंट्रीज। आप अभी भी जाके देखेंगे तो दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूके में, यूएसए में, इवन के स्कॉटलैंड का जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो स्कॉटलैंड का आई थिंक प्राइम मिनिस्टर है या स्कॉटलैंड के जो है वो मियां चन्नू के बेसिकली एक नौजवान है जो वहाँ की पार्लियामेंट में है। अब मुझे उनका पता नहीं है सही तरह के वो क्या है उनका डेजिग्नेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ से निकल के स्टडी करके वो बाहर के मुल्क में जाके अपना लोहा मन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमारी हुनर की, हमारी स्टडी की पजीराई होगी। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो आप कैसे बनेंगे यहाँ पे? आपके पास तो अपनी कार बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है। आप अपने पड़ोसी मुल्क की एग्जांपल दे लें, वहां पे टाटा की कार्स बन रही हैं और बिल्कुल लो प्राइस पे, चीप प्राइस पे लोगों को मिल रही हैं, लोग एंजॉय। क्या हुकूमत ऐसी क्या असलाहत करे कि नौजवान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, नौजवान के लिए मौके हो, प्लेटफॉर्म हो जहां पे जाके वो अपनी सलाहियतों को मनवा सके और अपना अच्छा रोजगार कमा सके? सर, हुकूमत के साथ साथ इसमें नौजवान को भी खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। वो स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करने के बजाय टिकटॉक को वो अगर थोड़ी एफर्ट लगाए अपना ढूंढने में कि मैं कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकता हूँ। फाइवर आपका, अपवर्क आपका जो है वो पड़ा हुआ है, वहां पे आप जाके काम ढूंढें, आपको काम मिलता है अपनी स्किल के हिसाब से। देखें, अपनी स्किल डेवलप करें, स्किल कि आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को उजागर करें। उसके बाद गवर्नमेंट का रोल क्या होगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए ट्रेडिंग जैसे प्लेटफॉर्म को मुहैया करे। हमारे पाकिस्तान में ट्रेडिंग बैन है क्योंकि डॉलर के हाई रेट होने की वजह से हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने ट्रेडिंग ही बैन कर दी है। अभी आपके पड़ोस में इंडिया है, वहां पे ट्रेडिंग भी हो रही है, ठीक है। और ट्रेडिंग के साथ साथ वहां पे जो है वो नौजवान छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट से कर्जा भी ले सकते हैं आसान शराइत पे, ठीक है। वो उसको लेके अपने ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। मेरी नजर में मैं किसी जगह पे मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैंने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ वर्क किया था, उन्होंने मुझे मल्टीपल गिफ्ट्स दिए हैं, मैंने उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम को यूज करके उन्हीं को कमा के दिया, उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए। अगर मेरी अपना इन्वेस्टमेंट होती तो मुझे शायद वो पैसे डबल। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो हर नौजवान को तो मुयसर नहीं है। आप नहीं समझते कि आईटी को हमें इनिशियल ग्राउंड जो है वहां से शुरू करना चाहिए? हमें अपने बच्चों को फर्स्ट क्लास से जैसे ही वो इदारों में इंटर होते हैं वहां से उनके लिए जो है वो आईटी के निसाब को शामिल कर देना चाहिए ताकि वो बड़े होके तो आईटी के अंदर अपनी फील्ड बना सकें। एग्जैक्टली सर, मेरे अगर आप ओपिनियन लेते हैं या मेरी ओपिनियन की समझते हैं कि कोई अगर सुन रहा हो इस आप अरबाब इख्तियार से अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। अगर कोई ऐसी सीट पे बैठा हो जो मुल्क के लिए कुछ कर सकता हो, तो उनको चाहिए कि हमारे निसाब में भी ये चीज लेकर आए और हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस हों, बकायदा ट्रेडिंग की हमें सिखाया जाए, हमारे दोस्तों को सिखाया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सिखाया जाए, अपॉर्चुनिटीज लेके दी जाए हमें पाकिस्तान में ये आप अगर मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, यहाँ पे एक ऐसी ऐप बनाएं जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट आपको करके दे गवर्नमेंट, ठीक है। छोटे वॉल्यूम पे कर लें, ना ज्यादा बड़े वॉल्यूम पे करें, गवर्नमेंट करके दे और उसमें से 30% आपको मिले, 70% गवर्नमेंट को मिल जाए। एक्सपोर्ट हमारी है नहीं जी, और इसके अलावा हमारे पास और अर्निंग के सोर्स के अंदर देखें, अभी हम रुपए में अगर कमाएंगे तो रुपया कहीं भी compete नहीं कर पा रहे। हमें अपनी इनकम को लेके जाना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए हम इंटरनेशनल स्टेप्स लेने होंगे, इंटरनेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड करनी होगी। तो क्या आप समझते हैं कि जो आईटी का डिपार्टमेंट है ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है पाकिस्तान के लिए? एग्जैक्टली सर, और कर भी रहा है। आईटी के डिपार्टमेंट में आपको अभी आपके पास ऐसे ग्राफिक डिजाइनर है जो फाइवर और अपवर्क पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके पास ऐसे लोग हैं जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे अपनी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ऐसे पड़े पड़े हम जो है वो नीचे से नीचे आते जाएंगे। अभी हम पे इतना ज्यादा लोन है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी वो उसकी हीट आना शुरू हो गई है। जी। फ्यूल के प्राइसेस देख लें आप,
अपनी डोमेस्टिक यूज की जो चीजें हैं उनकी आप प्राइसेस देख लें तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं है, इंडस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी है, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही बुरी हालत का शिकार है, नौजवान जो है वो बेरोजगार हो गए। अब मुझे जहां तक लगता है कि आईटी ही एक ऐसी फील्ड है जो पाकिस्तान को सर्वाइव करवा सकती है, और दूसरा ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जो पाकिस्तान को सर्वाइव करवा सकती है। बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अमाउंट जो है अगर मल्टीप्लाई होगी तो बढ़ेगी, अगर एज एज पड़ी रहेगी तो कभी भी आपकी अमाउंट या आपके कंट्री की जो करेंसी है उसका हुजम या वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता। उस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट को खुद भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने नौजवान में इन्वेस्ट करें, उस पर ट्रस्ट तो करें। आप आईएमएफ पे तो ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें लोन देगा, हम कुछ कर लेंगे, अपने नौजवान पे ट्रस्ट करें, उसमें इन्वेस्ट करें, आप उसको दें कि यार हम तुम्हें सिखाते हैं, 5 इयर्स ना कुछ करें उसको सिखाएं कि बच्चे तुमने ये ट्रेडिंग इस तरह करनी है, ठीक है, कोई तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, निकालो, अर्न करो, 30% तुम्हारा, 70% हमारा। तो आप देखें दिनों में कैसे ग्रो करते हैं। आईएनआर इंडियन रुपीज जो है वो डॉलर के साथ ट्रेड कर रहा है बॉस। पाकिस्तान में आपका रुपीज तो नजर ही नहीं आता जनाब कि रुपी पड़ा कहां पे हुआ है पाकिस्तानी। तो इसलिए हमें इसको थोड़े से स्टेप लेने पड़ेंगे, अपने जवानों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। इंडिया अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, जबकि हमारी करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है। तो क्या हम ऐसे क्या स्टेप्स लें कि हमारी करेंसी को भी रिकॉग्नाइज किया जाए? गवर्नमेंट ऐसे क्या इकदाम करे? सर देखें, इंडिया ने अपने कॉइन्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, मार्क्स तक आपने वो टेस्ला के जो ऑनर हैं एलन मस्क, उनके बारे में जिक्र किया, उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च किया है। जब आप अपने कॉइन लॉन्च करते हैं तो आप एक फॉरेन एक्सचेंज में एक्सचेंज में आप अपनी एक एक्सचेंज बनाते हैं। उस एक्सचेंज में आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम पड़ा होता है, ठीक है, आप उसमें एक अमाउंट रखते हैं, आप उसमें अपने कॉइन्स रखते हैं, बिट जिसको आप क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, उसके साथ साथ आप मल्टीपल चीजों के साथ इसको अपने शेयर्स आप नेशनलाइज करते हैं, इंटरनेशनलाइज करते हैं कि आप हमारे शेयर्स को परचेज करें, सेल करें, ठीक है। जब इस तरह वॉल्यूम आपका बढ़ना शुरू होगा ना, ऑटोमेटिकली आपके पास इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे आपके पैसों में, ठीक है, वो कहेंगे यार पाकिस्तान का फलां कॉइन जो है वो बूस्ट हो रहा है, मैं परचेज करके रखता हूँ, वो अपनी करेंसी से परचेज करेगा, हमारे पास करेंसीज आएंगी। हमने तो प्लेटफॉर्म किसी को इजाजत ही नहीं दी हुई कि हम करेंसी ट्रेडिंग करें। हमें इसको जो है वो लीगलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले लीगलाइज करने के साथ साथ इसकी एजुकेशन को जो है वो फ्री करना पड़ेगा, और हमें अपने जवान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि भाई हम देते हैं तुझे, तू कमा के हमें भी दे, हमारा लोन भी उतार और अपना भी लोन उतार जो जहां जहां से तूने लिया हुआ है। पाकिस्तान के नौजवान का आईटी के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सर अगर यहाँ पे इतने इतने एक्सपर्ट लोग हैं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा उठना बैठना होता है दोस्तों में, इतने एक्सपर्ट लोग हैं, अगर आप उनको टास्क दे देते हैं ना कि ये टास्क करना है भाई तूने आईटी में जाके, ये भाई तूने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ये काम करना है, वो करते हैं, करके देते हैं, और यहाँ से हम फाइबर पे, अपवर्क पे हमें काम मिलते हैं बाहर से, ठीक है, लोग इंडिविजुअली तो चार्ज कर रहे हैं, वो अपनी पॉकेट तो भर लेते हैं, फिर यहाँ से मूव कर जाते हैं क्योंकि उनको वहां पे जॉब मिल जाती है, ठीक है। अभी हमें इसको नेशनलाइज करके नेशनल लेवल पर लेकर आके हमें अपने जवान को बाख्तियार करना पड़ेगा, लोग बाहर से इधर आए, यहाँ से बाहर ना जाएं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि डू नॉट लीव योर कंट्री, लिव फॉर योर कंट्री, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमें ये स्टेप थोड़े बहुत लेने पड़ेंगे। जिशान साहब, आप ट्रेडिंग भी करते हैं, कैसे आपने ये ट्रेडिंग स्टार्ट की और आज आपके ट्रेडिंग का वॉल्यूम क्या है? जी बिल्कुल, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे नौजवानों को जो है वो स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करने के बजाय कुछ चीज़ें लर्न करनी चाहिए ऑनलाइन। तो मैं क्या करता था कि जब मैं बैठता था तो मैं कहता था कि कोई ऐसी मैं कोई काम करूं कि जिससे मुझे अर्निंग होना स्टार्ट हो। तो मैंने वीडियोस देखना शुरू की कि अर्निंग कैसे होती है। तो मैंने देखा कि जो टेस्ला के ओनर हैं एलन मस्क, तो एलन मस्क ने जो है वो ट्रेडिंग करके अपना फ्यूचर बनाया, मुख्तलिफ लोगों के बारे में सुना, उन्होंने ट्रेडिंग करके अपना फ्यूचर बनाया। तो मैंने ट्रेडिंग के बारे में ना थोड़ी स्टडी करना शुरू कर दी। मैंने कहा ये होता क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। तो मैंने एक जो पाकिस्तान में वर्किंग में था, एक ऐप थी, वो मैंने डाउनलोड की और उसकी मैंने जो है डेमो अकाउंट चलाना शुरू कर दिया। तो उनके कंटेस्ट होते हैं,
वो इन्वेस्ट करके देते हैं। आपने उन इन्वेस्टमेंट को, वो कहते हैं जी इस इन्वेस्टमेंट को आपने अगर आपके 100 लोगों के दरमियान कंपटीशन हो रहा है तो आप अगर पहले नंबर पे आएंगे तो हम आपको इतनी अमाउंट देंगे डॉलर में। अगर आप जो है वो इसकी वॉल्यूम को इतना कर देंगे तो हम आपको लैपटॉप देंगे, मोबाइल फोन देंगे, मुख्तलिफ वो आपको देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप ये चीज विन कर सकते हैं। तो मैंने वो डेमो अकाउंट बनाया। डेमो अकाउंट बनाने के बाद मैंने डिफरेंट जो है वो वीडियोस देखना शुरू की। तो मैंने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की। मैंने उनके एक कंटेस्ट जो था, उनका कंटेस्ट जो था वो जो उनका इवेंट था उसको कंटेस्ट किया। उस इवेंट को कंटेस्ट करने के बाद मुझे एक मेल आती है आफ्टर 2 मंथ कि आप जो है वो आपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को हमारी डिजायर के मुताबिक आपने अप किया, तो हम आपको लैपटॉप देना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये बस फेक होगी मेल, तो मैंने छोड़ दिया, उसको कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे उनकी कॉल आई, मलेशिया से कॉल आई, उनका एक ऑफिस मलेशिया में भी है। उन्होंने कहा सर आपको मेल आई हुई, उसका काइंडली रिप्लाई कर दें, हमें वो बोल रहे हैं कि लैपटॉप भिजवाएं। तो अभी जो मेरे पास लैपटॉप है वो उनका दिया हुआ गिफ्ट है। फिर मुझे वो कितने नौजवानों को आप देखते हैं कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और कामयाब ट्रेडिंग कर रहे हैं? पाकिस्तान में टू बी वेरी ऑनेस्ट लोग ट्राई करते हैं लेकिन रह बहुत कम जाते हैं। ट्रेडिंग इज बेसिकली माइंड गेम। दिस इज नॉट अ ग्रीड गेम। जब आप ग्रीडी हो जाते हैं ना तो आप सब कुछ जो आपके पास अपना होता है ना वो भी आप खो देते हैं। क्योंकि मेरे पास तो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से कर ही नहीं सकते, इन्वेस्ट नहीं मैं कर सकता ना, मैं इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और हलाल रिज़्क से जितनी हमारे पास हो सकता है हम उससे कर सकते हैं, लेकिन बैन है तो मैं उसको बिल्कुल फॉलो करता हूँ जो हमारी रूल एंड रेगुलेशंस हैं कंट्री के। तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता लेकिन मैं कंटेस्ट जरूर करता हूँ गेम में। अगर ट्रेडिंग को लीगलाइज कर दिया जाए, अगर ई कॉमर्स को लीगलाइज कर दिया जाए, तो पाकिस्तान के नौजवान कितना उसमें अपनी कामयाबी हासिल कर सकता है? सर मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 2-3 कंटेस्ट विन करके, इवेंट विन करके, कंटेस्ट करके उनको मैं अगर कुछ चीजें लेकर बैठा हूं ना, तो मेरे जैसे नौजवान बहुत सारे हैं जिनमें सीखने की और अर्न करने की जो है वो लगन है। तो लोग बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ ट्रस्ट करना है और इन्वेस्ट करना है और इसको लीगलाइज करके एक बार देखना है। इस तरह की आप दी हैं अपॉर्चुनिटीज। अभी देखें, आप 1-2 साल के अंदर आप अपना लोन भी उतारेंगे और आप अपनी कंट्री को अच्छे तरीके से रन करेंगे और आप दूसरे लोगों को बोलेंगे बताएं आपने कितना लोन लेना है हमसे। पाकिस्तान की ट्रेडिंग और पाकिस्तान की आईटी दो, या इसके अलावा कोई और भी हल है कि जिसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, इंटरनेशनल लेवल पे आए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का नाम हो और पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड करे और पाकिस्तान के दुनिया के कामयाब मुल्कों में उसका नाम हो, उसके लिए क्या आप जो है मशवरा देना चाहेंगे अरबाब इख्तियार को? देखें, अगर आप क्योंकि सब दिमाग जो है, सब मेंटेलिटीज जो है वो इक्वल नहीं होती, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर हमने सारी बात आईटी और ट्रेडिंग के बारे में की है, इससे वॉल्यूम कैसे बन सकता है। एक बंदा वो भी होता है कि जिसका उस लेवल तक माइंड नहीं जाता, वो पढ़ ही नहीं सकता, उसका वो मेंटल कैपेसिटी ही नहीं है। हम लोग रहते हैं बेसिकली एक बहुत ऐसे खूबसूरत मुल्क में जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो हमारा टूल है अर्निंग का। हमारी एग्रीकल्चर को इजी कर दो, किसान को लामहदूद इख्तियार दे दो, किसान पे इन्वेस्ट कर दो। आप वो ट्रेडिंग नहीं करोगे तो ये ट्रेडिंग कर सकते हो, आप अपनी इजनास को बाहर सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे साथ क्या होता है कि हम ऐसे तो देखें तो हमारे ओशंस के ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा, हमारे हिल स्टेशन के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर भी काम नहीं हो रहा। हम हर फील्ड के अंदर जो है पीछे जा रहे हैं। जरूरत है हमें कि हम हर इदारे के ऊपर मेहनत करें और हर इदारे को कामयाब करने की कोशिश करें। लेकिन वो कौन कौन से इदारे हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले सर एग्रीकल्चर है, क्योंकि आपकी कंट्री का 60-70% जो रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चर ही निकाल सकता है, क्योंकि आपका पंजाब बहुत बड़ा है जी, ठीक है। अभी मैं बताना चाह रहा था पहले कि हमारे पास हम राइस
जो कल्टीवेट करते हैं और राइस की जब वो फसल तैयार होती है तो उसके सबसे अच्छा जो है वो राइस हमारी कंट्री से निकलता है। सब कंट्रीज में जाता है लेकिन उस पे हम अपना लोगो नहीं लगा सकते, हम पाकिस्तान का लोगो नहीं लगा सकते क्योंकि हम इस कंडीशन में है कि हम पे आईएमएफ की कंडीशंस हैं कि हम वो अपना नाम ही नहीं बेच सकते सर। ठीक है, हम हर चीज में सबसे पहले एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे आपका टूरिज्म जो आपने खुद बताया, तीसरे नंबर पे आप आईटी को रख लो, ठीक है, चौथे नंबर पे आप इस ट्रेडिंग को रख लो, ठीक है, और फिर कहीं जाके पांचवें नंबर पे आप जो ऐसी ऐसी चीजें प्रोड्यूस करो, आप ऐसी चीजें बनाओ पाकिस्तान में जो जैसे कार्स हैं, फैक्ट्रीज के आप कंपनीज को आप बिल्कुल फ्री हैंड दे दो, उनका टैक्स फ्री कर दो, ठीक है, टैक्स फ्री करोगे लोग बाहर से आपसे चीज लेने के लिए आएंगे। तो आप इन चार पांच चीजों पे अगर अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री जो है वो अच्छे इंडस्ट्रियल हब्स बनाए जाएं जी और एक्सपोज की जाए जी जिसके ऊपर इंटरनेशनल जो है वो पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाए। और पाकिस्तान के अंदर एक और चीज हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़राअत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ज़राअत की मशीनरी जो है उसका हमें जितने भी हमारे टूल्स हैं वो बाहर से जो मतलब हम इंपोर्ट करते हैं, बड़े ट्रैक्टर्स हैं, बड़े हार्वेस्टर्स हैं, तो उनके ऊपर अलग गवर्नमेंट जो है वो सरचार्ज करती है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस हार्डवेयर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए तो किसान के लिए सहूलत हो सकती है? जी सर, पाकिस्तान में बेलारूस नाम की कंपनी थी जो ट्रैक्टर बनाती थी। हम अभी तो पहले बना रहे थे ट्रैक्टर्स, अब उस रेशो से नहीं बन रहे क्योंकि अभी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, डॉलर के रेट्स बढ़ गए, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जहां भी इंपोर्ट करना पड़ता है वहां पे हम इतने अच्छे तरीके से नहीं खेल सकते। ठीक है, तो वो बेलारूस नामी कंपनी जो थी वो रशियन कंपनी थी, वो यहाँ पे काम कर रही थी पाकिस्तान के ऑनर्स के साथ मिलके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फ्रेंचाइज उसकी परचेज की हुई थी। तो क्या हुआ कि ये जो लास्टली क्राइसिस आए हैं उन क्राइसिस में आपकी इंडस्ट्री 80% बंद हो गई सर। वो क्लोज होने की वजह से इन्वेस्टर जो था वो सब इन्वेस्टर यहाँ से निकला, मुख्तलिफ कंट्रीज में चला गया, चाइना में चला गया, बांग्लादेश में चला गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कुछ टाइम जॉब भी की है, तो मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में जो था वो जॉब करता था। तो क्या हुआ कि वहां पे एक कंपनी थी जो हमसे जो बायर थी, मेन बायर थी, उन्होंने सब ऑर्डर खत्म कर दिए। तो उन्होंने कहा जी कंपनी बंद होगी। हमने कहा जी वजह क्या है? उन्होंने कहा जी सब ऑर्डर जो है वो बंद हो गए हैं, जो उन्होंने हमें एडवांस पेमेंट दी थी उन्होंने कहा ये आपको पक्की, हम आपसे चीज बाय नहीं कर सकते। आप हमें लेवाइस की पैंट जो है वो दे रहे हैं $130 की, $134 की, हमें बांग्लादेश वही सेम पैंट जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है $75 की, जस्ट 75। तो कहते जी हम वहां पे जाके उनसे ले लेंगे, हम आपसे क्यों लें। पाकिस्तान के नौजवान जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो आईटी से एसोसिएट होना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो आप अपने पे यकीन करें, यकीन करने के साथ साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें थोड़ा सा चीजों को ढूंढने में। ठीक है, आप तलाश करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से आप मेरी तरह कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करें, आपकी अमाउंट बढ़ेगी और डॉलर्स आपके पास आपकी कंट्री में वापस आएंगे। ज़ीशान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।